एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा साथियों, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पहले की 2 क्लास हमने आपको ले लिए थे, जिसमें कि हम जो भी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर में बीपीएससी का टीआरई में सवाल पूछा गया था वो सब कुछ यहाँ पर कवर करा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे फिजिक्स का जो भी साइंस में जो भी सीरीज चल रहा है, फिजिक्स का जो भी टीआरई के अंतर्गत में जो सवाल पूछे गए थे उसको भी हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो केमिस्ट्री से सवाल यहाँ पे लगभग 40-50 जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं और उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या रह सकता है। क्योंकि आगामी जो आपका टीआरई 4 का परीक्षा होगा ना, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे साथियों रिपीट करेंगे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो इससे 2 बातों की जानकारी मिलती है कि आखिर में जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। और दूसरी बात कि अगर कि एज इट इज़ यही सवाल को यहाँ पे रिपीट कर दे तो आप किस तरीके से इसको सही उत्तर वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का। अगर के इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं वहाँ पे जैसे ही ये सेशन खत्म होता है मैं वहाँ पे उसको शेयर कर दूंगा। बाकी अगर ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिए। पहले स्टार्ट करने से पहले इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए। इस तरीके के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही सवाल आइएगा, आपसे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा गया है। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या आखिर होती क्या है, ठीक है। तो जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक से उसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की दूरी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या अगर के ऑप्शंस के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे लिथियम होगा। लेकिन अगर के ये ऑप्शन में नहीं दिया रहा था, ओवरऑल पूछता कि सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा वो होता है फ्रांसियम का। किसका? फ्रांसियम का। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा जो फ्रांसियम का यहाँ पे परमाणु त्रिज्या होता है कितना होता है? 348 पिकोमीटर होता है, 348 पीएम होता है। वही कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसका होता है, तो याद रखिएगा वो होता है हीलियम का। सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या यहाँ पे होता है। तो हीलियम का कितना होता है? 0.2 पिकोमीटर ये होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में देखना चाहें तो जो लिथियम है, लिथियम का 167 होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो बेरिलियम दिया हुआ है, तो बेरिलियम का यहाँ पे 112 होता है। और जो दूसरा दिया गया है यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन का जो होता है 87 पिकोमीटर ये होता है। तो ये सारा चीज़ जो मैंने बताया आपको याद रखिएगा। ये टीआरई 3 के अंतर्गत में ही यहाँ पे पेपर 4 में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आइएगा स्क्रीन पर आप लोग का दिया गया है कि फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो साथियों जैसे ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर दिया गया इथेन दिया गया है, एथिलीन दिया गया है, मेथिल दिया गया है। तो यहाँ पे जो फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग राइट उत्तर होगा इसका। याद रखिएगा जो एथिलीन है एक रंगहीन गैस है। क्या है? रंगहीन गैस है ये, ठीक है। रंगहीन गैस है। इसको किस तरीके से यूज करते हैं? एक बंद कमरे में जैसे स्टोरेज वगैरह होता है ना, उसमें पूरा चारों तरफ से कमरा बंद करके अब इस गैस को वहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है और बाहरी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये फलों को कृत्रिम तरीका से वहाँ पे पका देता है, ठीक है। इसका कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, याद रखिएगा C2H4 इसका रासायनिक फार्मूला होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल तो साथियों चींटी के डंक में पाया जाता है, ये आपको पता होगा, चींटी में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे टार्टिक अम्ल, तो बिल्कुल सही है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा ना कि अंगूर में भी यहाँ पे टार्टिक अम्ल आपका पाया जाता है। फिर आता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ और कुछ कभी कभी अम्ल के बारे में पूछ देते हैं, जैसे सिरका के बारे में। तो सिरका में जो पाया जाता है यहाँ पे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सेब में भी कभी कभी पूछता है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में जो होता है मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। फिर याद रखिएगा यहाँ पे नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में जो यहाँ पे अम्ल होता है सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर कि आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ हमको ऐसा मटेरियल मिल जाए कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट। बीपीएससी का सिलेक्शन किट एक कंप्लीट नोट्स होता है जो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास करने की पूरी ताकत रखता है। इसमें देखिएगा टोटल जो सिलेबस है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वो सब कुछ इसमें समाहित किया रहता है। जैसे कि आपको पता होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो मैं कंप्लीट एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को ही इस पीडीएफ्स में समाहित कर रखे हैं। तो अगर कंटेंट की बात करेंगे कि इसमें आपको कंटेंट क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक चैप्टर वाइज नोट्स रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का और इकोनॉमिक्स का रहेगा। उसी तरह एससीईआरटी के क्लास 6 से क्लास 12 तक का सारे बुक्स का चैप्टर वाइज नोट्स, एक एक बुलेट्स पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे टॉपिक वाइज नोट्स बनाए मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपको नोट्स मिलेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हम यहाँ पे एमसीक्यूज देंगे। बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है उसका रहेगा। बिहार स्पेशल का नोट्स रहेंगे और एग्जाम से पहले जो हम प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर 500 मोस्ट टॉप 500 इसको हम प्रोवाइड कराएंगे। बाकी टीआरई 1, 2, 3 जैसा भी जो सीरीज चल रहा है ये सब का क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाएगा और ईवीएस का नोट्स मिल जाएगा। इतना पढ़ लेने के बाद आप न केवल यहाँ पे एग्ज़ाम को पास कर पाइएगा बल्कि वहाँ पे अच्छे मार्क्स से इसको पास कर पाइएगा। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अभी लेने पर इसको मात्र 599 रुपये में सारा का सारा मटेरियल आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको पढ़ने का तरीका क्या है, बस आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने टेबल पर रखिए और डेली बेसिस पर टारगेट बना के कम से कम 10-10, 15-15 पेज इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे अगर देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल ये सही। अगर कि हम इसका रिएक्शन चेन देखना चाहें तो अगर कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोहे के बुरादा यानी कि यहाँ पे आपका Fe हो जाएगा, प्लस इसमें क्या बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे कर देंगे 2HCl कर देंगे। अब इसको रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा पूछ रहा है, तो अगर कि हम इसको देखेंगे तो FeCl2 यहाँ पे बनेगा और प्लस में जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे निकलेगा बाहर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए में ये चीज़ दिया गया है। ये भी देखिएगा टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद आता है अगला सवाल 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो पीएच मान साथियों आपको पता होगा किसी भी जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति बताने में यूज होता है कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से अधिक देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट उत्तर। यहाँ पे रक्त प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में यहाँ पे होता है। वही अगर गैस्ट्रिक जूस का देखें ना, ये भी सवाल पूछा जाता है कितना इसका होता है, तो याद रखिएगा 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में ये होता है। फिर आता है सिरका का जो पीएच मान भी होता है 2.4 से लेकर यहाँ पे 3.4 के बीच में होता है। तो आप लोग सारा कुछ इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 है उसका क्या होगा। साथियों आपको पता होगा जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पर 0 से लेकर यहाँ पे 14 तक का वैल्यू अंकित होता है। ठीक है, और बीच में होता है 7, यानी कि 0 से 7 तक में एक आपका प्रकृति का रहेगा, उसके बाद जो दूसरा आएगा वो दूसरा प्रकृति आएगा। जो पहला होता है 0 से 7 तक के लिए वो अम्लीय प्रकृति का होता है और जो दूसरा आता है वो वहाँ पे क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जिसका पीएच मान 0 हो, अगर कि यहाँ पे 0 है तो वो हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सबसे कम है यहाँ पे, तो यानी कि वो यहाँ पे प्रबल अम्ल कैटेगरी में आएगा। ये मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा वो। तो अगर कि यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिया गया है लेकिन अम्लीय प्रकृति का दिया गया। ऑप्शन है राइट उत्तर होगा। ये टीआरई 2 के अंतर्गत में आपका सवाल पूछा गया था। अब देखिए अगला नंबर सवाल, अगला 74 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। यहाँ पे बोल रहा है कि उसके जो रासायनिक गुण है उसको परिवर्तित नहीं करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो उसमें क्या ऐड करेंगे जो खुद में उदासीन हो, तो यहाँ पे उदासीन कौन सा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन उदासीन है। ये भी टीआरई 2 के अंतर्गत में आपका सवाल यहाँ पे देखिएगा 15 दिसंबर 2023 में ये सवाल पूछा गया था।
ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आते हैं, आपसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है कि जिंक के डिब्बों में खाना पैक किया जाता है, उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की परत चढ़ी होती है। जिंक का जो साथियों उसका प्रकृति है, जो ये जिंक है ना, जिंक बहुत ही ज़्यादा प्रक्रियाशील है। अगर के हम टीन के डब्बा पे न रख के जिंक के जो लेपित डब्बा होंगे उस पर रखेंगे तो उसमें जो खाना रखा होगा, तो खाना तो या तो अम्लीय प्रकृति का होगा या तो क्षारीय प्रकृति का होगा, तो उससे बहुत ही ज़्यादा वो रिएक्शन करके जो खाना है, खाना को वहाँ पे जहरीला बना सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो डिब्बा होता है उस पर टीन की परत चढ़ाई होती है। तो अगर के यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो यही चीज़ लिखा गया है कि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसीलिए इसका नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ जैसे ही चढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को क्या कहते हैं। एक होता है साथियों जिसमें कि ऑक्सीकरण संख्या घटती है, तो घटती है उसको यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, उसको रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगर के वही आपसे पूछ दे कि वह अभिक्रिया जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो वह उपचयन अभिक्रिया हो जाती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होती है कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास होती है। क्या होती है? ह्रास होती है। पहला जो तत्व होता है यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ता है और दूसरे तत्व के द्वारा इसको यहाँ पे ग्रहण किया जाता है, और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया में होता है। ये सवाल आपका TRA 2 के अंतर्गत में पूछा गया है। फिर आता है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि पेंसिल लीड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जो यहाँ पे पेंसिल लीड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ना, अगर ऑप्शन में देखिएगा तो इसका जो उपयोग किया है यहाँ पे ग्रेफाइट में किया जाता है। ग्रेफाइट के और भी यूज है, आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि भारी मशीनों में यहाँ पे स्नेहक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद इसको बैटरी जो होता है, बैटरी का यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो उसमें होता है ना, बैटरी के इलेक्ट्रोड को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये दोनों यूज आप लोग याद रखिएगा, सवाल इससे भी पूछा जाता है। 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल क्या है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का क्या नाम है। आपको पता होगा कपूर का जो उसका गुण है वो ऊर्ध्वपातन का गुण है। ऊर्ध्वपातन मतलब कि सीधे वह जो ठोस रहता है वो वहाँ पे गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये ऊर्ध्वपातन होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों की पूछ रहे हैं आप लोग से कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, एक होता है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, ठीक होता है, और दूसरा जो होता है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन होता है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो ये वन वे होता है कि बाबुआ एक बार चल गए तो ये आपसे घूम कर नहीं आ पाइएगा, यानी कोई भी चीज़ में परिवर्तन हो गया तो वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। लेकिन जो भौतिक अवस्था होता है ये दोनों तरफ चलता है, पहला से दूसरा में जा सकता है, दूसरा से पहला में आ सकता है, अपने अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। खाना एक बार पक जाता है तो दोबारा उसको यहाँ पे पुनः रॉ मटेरियल में नहीं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। भोजन एक बार पच जाएगा तो उसको फिर से रॉ में नहीं कर पाइएगा, लेकिन पानी का जो जमना है उसको यहाँ पे दोनों में कर सकते हैं, या तो बर्फ़ बना सकते हैं या तो पानी बना सकते हैं, और पानी गर्म किया हुआ भी को भी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट उत्तर। ये हेडमास्टर के एग्जाम में आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। 80 नंबर क्वेश्चन में जैसे आइएगा आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। तो पायस का उदाहरण कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो होता है दही जो होता है पायस का उदाहरण नहीं है। पायस क्या होता है कि दो या दो से अधिक न मिलने वाले पदार्थों से बना मिश्रण जो होता है वहाँ पे वो पायस कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, ठीक ना। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल का सतह क्या होगा। अमूमन साथियों अगर के ये रहता तेल के जगह पे पानी रहता कि पानी के कोई यहाँ पे ग्लास है, ग्लास के अंतर्गत में यहाँ पे अगर के हम बर्फ़ डालते हैं अब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो उसका स्थिति रहेगा वो नो चेंज में रहेगा, यानी कि जो उसका पहले ये रहेगा जो अवस्था रहेगा उसी अवस्था में रहेगा, उसमें कोई भी स्थिति परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन अगर तेल में हम डालते हैं तो तेल में अगर के हम जब डालेंगे बर्फ़ का टुकड़ा ना तो ऑलरेडी 3/4 जो है वो अपना
जो स्पेस होता है, जो पानी होता है, उसको विस्थापित करके थोड़ा सा इसका हाइट को ऊपर कर देगा। लेकिन जैसे ही पूरी पूरी पानी यहाँ पे पिघलेगी, तो जो पिघलने लगेगी, तो पिघलने के बाद जो इसका लेवल होगा वो थोड़ा सा अप होगा। ये इसलिए क्योंकि पानी और यहाँ पे तेल दोनों आपस में मिश्रित नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे जब पिघलेगी तो उसका जो पानी है बाहर गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी, यही बीपीएससी ने भी लिया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 82 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 82 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिएगा, कि निम्नांकित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है। इलेक्ट्रॉन की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, C/137 गुना में Z/n बोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो C होता है वो प्रकाश की चाल होता है, Z जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और N जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर के पूछ रहे हैं हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में ये सब 1 होता है, तो जो एक आपका मात्र बचा C/137 बचा, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे इसका राइट उत्तर हो जाएगा। TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला आता है सवाल कि Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये जो रासायनिक सूत्र है ना, ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है 84 नंबर क्वेश्चन, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्षा का अर्धव्यास किसके समानुपाती होती है। तो ये अगर के ऑप्शन से देखिएगा तो ये जो समानुपाती होती है वो n² के से समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक जो है प्रोटॉन से निर्मित होता है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होती है। यानी कि जो माचिस के जो साइड का स्थिति होता है साथियों, उस पर देखिएगा कि लाल लाल कुछ रहता है, तो वो जो होता है ना रेड फॉस्फोरस होता है। कौन सा रेड फॉस्फोरस, तो रेड तो नहीं लिखा है लेकिन फॉस्फोरस लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। TRE 2 के अंतर्गत में ये सवाल को पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल हम देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। एक्चुअल में 86 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, ये तो सही बोल रहा है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है, नहीं, ये जो होता है ना ये समांगी मिश्रण होती है, न कि यहाँ पे विषमांगी मिश्रण होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका ये आप राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन 87 पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या बताइए। अगर कभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा धातु का जो नाम बताना है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो देखिए एक धातु जो होता है, एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और दूसरा जो है यहाँ पे अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। धातु का नाम है वो पारा, और यहाँ पे अधातु का नाम कौन सा है, ब्रोमीन होता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो पूछ रहा है आपका कौन सा धातु, तो धातु में यहाँ पे पारा हो जाएगा। अगर धातु पूछता यहाँ पे नॉन मेटल में होता है, ब्रोमीन आपका हो जाता है। TRE 3 में ये सवाल आपसे जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है ना CaOCl2, इसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिएगा अगर के, और इसको क्या बोलते हैं जो कैल्शियम ऑक्सीलेट बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। हेड टीचर में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये सवाल तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी का दूधिया बना देता है। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो चूने के पानी से होकर जब गुजरता है ना, तो उसको यहाँ पे क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कभी कभी तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का ही फार्मूला पूछ लेता है, तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है, CaOH के होल ट्वाइस, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। और जब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो उसके बाद जो पानी भी होता है, तो पानी को भी वहाँ पे मतलब उजला कर देता है, दूध टाइप का कर देता है, दूधिया कर देता है। ये HM में सवाल आपसे पूछा गया था।
90 नंबर सवाल तो इतना बार सवाल पूछा जाता है कि समझिए कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है कि ठोस बर्फ क्या होता है? ठोस बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग हमेशा से इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो जो क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट होता है ना उसको यहाँ पे बोलते हैं वाइट लेड भी बोलते हैं, सफ़ेदा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी देखिए अब यहाँ पे दिया गया है ना आपका ऑप्शंस में सिंदूर दिया गया है, तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा। PB3O4 यहाँ पे जो होता है सिंदूर का फॉर्मूला होता है। वही अगर के लिथार्ज का देखेंगे तो PbO होता है इसका। तो ये दो भी जो यहाँ पे केमिकल फार्मूला है इसका आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 92 नंबर क्वेश्चन से है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होगा? अभी तुरंत मैंने बताया कि जो प्रबल अम्ल होता है यहाँ पे जो पहले बता देते हैं फिर से एक बार कि जो pH स्केल पर जो डिनोट करते हैं 0 से लेकर 14 तक डिनोट करते हैं। प्रबल अम्ल बोल रहा है यानी कि उसका जो यहाँ पे क्या है pH मान है वो 0 है। अगर के बोल रहा है दूसरा बोल रहा है कि दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार मतलब कि जो उदासीन है उदासीन से थोड़ा सा ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा मान के लिए 7.1 लेते हैं। और कि ये दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, मिश्रण करवाते हैं तो क्या होगा? जिसका वहाँ पे मजबूत पड़ला होगा वहाँ पे वो चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्रबल अम्ल की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो 7 से कम इसका उत्तर हो जाएगा, प्रबल अम्ल होगा। ये दोनों को मिलाने के बाद आप लोग इसको भी उत्तर में सही कर लीजिएगा। अगर के यहीं पे आपको उल्टा कर दे, अगर के प्रबल क्षार कर दे, ठीक है, अगर के यहाँ पे प्रबल क्षार कर दे, प्रबल क्षार के मतलब क्या कि उसका 14 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बोल दे कि दुर्बल अम्ल हो जाए, दुर्बल अम्ल मतलब क्या कि 7 से थोड़ा सा कम यहाँ पे मान लीजिए 6.9। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो जिसका पलड़ा भारी होगा उधर चला जाएगा, यानी कि जो प्रबल है अपने तरफ वो खींच लेगा, यानी कि प्रबल क्षार हो जाएगा। आगे हो सकता है सवाल मिले आपको देखने को, ठीक है। ये समझ गए। 93 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? यहाँ पे दिया गया है सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो प्रक्रिया ऐसे तो जो आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर से पता लगाया जाता है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। लेकिन अगर के प्राकृतिक में देखिएगा ना तो जो हल्दी होता है हल्दी से अभी पता लगा सकते हैं। हल्दी क्या करता है, हल्दी के मैं उसका गुण बता देता है। हल्दी तो अपने आप में यहाँ पे पीला रहता है, पीला रहता है ना, तो जो अम्ल रहेगा ना तो अम्ल जो है इसको डालने के बाद वो पीला ही रहेगा, पीला से पीला ही रहेगा। तो ये समझ जाइएगा तो वो यहाँ पे क्या है अम्ल है। लेकिन अगर के ये पीला से यहाँ पे लाल रंग का ये हो जाए, अगर के हल्दी उसमें मिलाते हैं लाल हो जाए तो इसका जो यहाँ पे प्रकृति होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि इस तरीक़ा से और भी कौन सा पदार्थ है जो कि अम्ल क्षार को निर्धारित करने में सहायता करता है। तो पहला तो एक बताया मैंने हल्दी, दूसरा जो होता है वो गुड़हल का फूल होता है। गुड़हल का फूल गांव घर में देखे होंगे, गुड़हल का फूल होता है, ठीक है। और जो तीसरा एक और होता है लाल रंग का जो पत्ता गोभी नहीं होता है, लाल पत्ता गोभी, ये जो तीनों चीज़ होती है ना, ये तीनों चीज़ जो होते हैं यहाँ पे ये प्राकृतिक में डायरेक्ट रूप से उपयोग होते हैं जिससे अम्ल क्षार का पता लगाया जा सकता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला आता है 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये जो पदार्थ बनता है वो बीजरंजक चूर्ण बनता है। अगर कि हम शुष्क बुझे हुए चूना वगैरह देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस में Cl2, ठीक है। और इसको अगर के हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा CaOCl2 प्लस में H2O बनेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 95 नंबर क्वेश्चन से। 95 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयोग होता है? तो जो एल्कोहल पेय के लिए उपयोग होता है ना ये एथेनॉल का उपयोग होता है। TRA2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। 96 नंबर सवाल है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये भी TRA2 के अंतर्गत में सवाल पूछा गया था। तो वो जो एंजाइम है वहाँ पे जाइमेज एंजाइम है, आप लोग हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन सवाल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि
पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो जो पानी में घुलने पर कठोर बनाना यौगिक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे केमिकल फार्मूला देखिए क्या होता है, CaHCO3 होल्ट वाइज यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी पूछ देता है कि जो पानी होता है, पानी का कठोरता किसके कारण होता है? तो पानी का कठोरता जो होता है ना, इसी सब के कारण होता है। बाइकार्बोनेट के कारण होता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट के कारण होता है, सल्फोनेट के कारण होता है, सल्फेट के कारण। ठीक है, उसके बाद जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण भी होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आता है 98 नंबर क्वेश्चन की, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? आपको पता होगा साबुन बनाने के लिए ग्लिसरॉल का बहुत ज़रूरी होता है। बिना ग्लिसरॉल को यहाँ पे साबुन बनाया ही नहीं जा सकता है। ये TRE 3 के अंतर्गत में कैंसिल पेपर में ये सवाल पूछा गया था, तो इसलिए उपजात भी बोलते हैं, ग्लिसरॉल को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है? तो जो सिरके का संगठन होता है ना, वो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% का घोल को यहाँ पे सिरका बोलते हैं। ये HM के पेपर में सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो ये जो कौन सा तत्व है, ये है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी ये राइट उत्तर होगा। ये भी आपका हेडमास्टर के एग्जाम में साथियों ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, 101 नंबर की तरफ में आता है। 101 में अभी तुरंत हमने बताएं ऑप्शन। देखिए सवाल पहले क्या पूछ रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? तो अभी तुरंत मैंने बताएं जो पारा धातु होता है वो यहाँ पे कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। वही जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन है एक अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, धातु के बारे में, तो पारा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, निष्प्रभावीकरण। और डायरेक्ट रूप से यही देखें ना, NCERT में हूबहू यही लाइन लिखा हुआ वहाँ पे, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स को जिस बच्चे ने अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिया उसका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है NCERT से अगर के सवाल दिया जाए, क्योंकि मैं जो वहाँ पर नोट्स बनाया हूँ एक एक पॉइंट्स को उसमें ऐड किए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का नोट्स हो, साइंस का नोट्स हो या हिस्ट्री का नोट्स हो, किसी का भी नोट्स हो, आप एक बार पढ़ कर देख लीजिए। अगर के उसको देखना होगा कि वो किस तरीक़ा से बनाया गया है, तो पहले मेरा नोट्स का कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसके बाद वहाँ पे NCERT का वो बुक्स पढ़िए और देखिएगा कितना बेहतरीन तरीक़ा से मैंने उसको वहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभी तुरंत मैंने बताया ऊपर में कि जो रिडक्शन अभिक्रिया होती है उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवकरण है, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर 104 पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो यहाँ पे उपयोग किया जाता है वो एंटीसेप्टिक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। ये TRE 3 के परीक्षा में साथियों आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद इस सवाल पर देखिए, इस सवाल पर बहुत विवाद हुआ था जब TRE 3 के अंतर्गत में यहाँ पे आंसर किया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सवाल पहले देख लीजिए क्या है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मारे थे ना, उपयुक्त में से एक से अधिक मारे थे, जिसमें विस्फोटक, पेंट, घोलक सब में यहाँ पे मारे थे, लेकिन जो एक्चुअल में BPSC फाइनल आंसर की लिया था उसमें पेंट लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, पेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, अब आता है 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो जो कोलाइड नहीं है वो है सिरका। सिरका यहाँ पे कोलाइड नहीं है। कभी कभी तो पूछ लेता है कि सिरका का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा CH3COOH यहाँ पे ये होता है सिरका, भूलिएगा नहीं। 6 to 8 में ये सवाल पूछा गया था। 107 नंबर सवाल है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो जो जल में घुलनशील है CaO है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। TRE 3 में ये भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, और 108 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा जो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर इसका हो जाएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। टंगस्टन का क्या होता है साथियों? उच्च गलनांक होता है। क्या होता है? उच्च गलनांक।
कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है। उच्च गलनांक होता है और साथ ही साथ उच्च प्रतिरोध भी होता है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता भी होता है। इसी के लिए टंगस्टन का उपयोग वहाँ पे करते हैं विद्युत बॉल में, इसीलिए जब ज़्यादा वोल्टेज आता है ना उसके बाद भी वो जल्दी जलता नहीं है। ठीक है, अगला आता है 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर में सवाल पूछ रहा है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है और भोजपुरी भाषा में कहिएगा तो चीती क्या है। बहरी अगर के आप लोग लोहा वगैरह छोड़ देते हैं तो उस पर चीती बैठ जाता है, ब्लैक एक परत बैठ जाता है लोहा के ऊपर में, तो उसी को मोर्चा बोलते हैं, उसी को जंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि बाहर से जो भी ऑक्सीजन्स होते हैं उसके ऊपर में एक लेयर बना देता है, इसलिए लेयर बनाने के बाद जो रिएक्शन का नाम है उसका फेरिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 110 नंबर सवाल देखिए आप लोग। 110 में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, यानी कि नीला को लाल। एक यहाँ पे ये होता है, ट्रिक होता है, याद रखिएगा, अनिल होता है। अनिल मतलब अ से अम्ल याद रखिएगा, और नई से नीला और लौ से लाल, यानी कि जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। तो यानी कि अम्ल इसमें से देख लेते हैं अम्ल कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विनेगर जो होता है अम्लिक होता है ये, तो यहाँ पे सिरका इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 111 सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्टेन नंबर शून्य होता है। ऑक्टेन नंबर शून्य होने से पहले आप लोग याद रखिएगा जो ऑक्टेन नंबर होते हैं ना, पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। किसका? पेट्रोल की गुणवत्ता। ठीक है, इसमें ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। जितना ही ऑक्टेन नंबर अधिक होगा उतना ही जो पेट्रोल होगा वो अच्छा होगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया आइसो ऑक्टेन, तो आइसो ऑक्टेन में जो होता है ना ऑक्टेन की संख्या यहाँ पे 100 होता है। अब दे रहा है नियो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन में जो होता है यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, हमको नहीं पता है, हम भूल गए यहाँ पे। आप लोग याद अगर कि आपको पता होगा तो आप लोग बता दीजिएगा नियो एक्टोन में कितना संख्या होता है। ठीक है, बाकी शून्य बोल रहा है, तो शून्य जो ऑक्टेन की संख्या होता है ना एन हेप्टेन ऑक्टेन होता है, एन हेप्टेन ऑक्टेन। इसमें जो होता है ना यहाँ पे आपका 0 ये होता है ऑक्टेनों की संख्या, लेकिन अगर के ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे किसी का नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एन हेप्टेन का होता है 0, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। वृद्धि को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं जैव आवर्धन। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन की प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जो यहाँ पे जाना जाता है वो जैविक आवर्धन के रूप में ही जाना जाता है। ये भी देखिएगा यहाँ पे TRA2 वगैरह में ये सवाल पूछा गया था आपसे। ठीक है, अब आता है 114 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपसे पूछा गया था। तो कॉलीफॉर्म क्या होता है? तो जो कॉलीफॉर्म होता है ना, प्राणियों के पाचन नाल में जो उपस्थित बैक्टीरियाज होते हैं उसको यहाँ पे कॉलीफॉर्म बोला जाता है। ये भी देखिएगा TRA3 में जो 2023 के अंतर्गत में पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। 115 नंबर में सवाल है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय में टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? अभी तुरंत मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे जो टीन होता है अत्यधिक यहाँ पे प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए उसका यहाँ पे परत नहीं चढ़ाते हैं, टीन के परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो यही चीज़ आपका लिखा गया है। TRA2 में भी पूछा गया था, उससे पहले भी सवाल ये पूछा गया था BPSC के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं 116 नंबर सवाल। 116 नंबर सवाल में आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर के ऑप्शन में देखिएगा, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? तो C6H8O7, यहाँ पे C6H8O7 ये साइट्रिक एसिड होता है। TRA2 के अंतर्गत में ये सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया था। अब आता है 117 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जो एरोमेटिक यौगिक जो होता है ना उसका मुख्य स्रोत यहाँ पे पेट्रोलियम होता है। आप लोग डायरेक्ट रूप से इसको याद रख सकते हैं, TRA2 के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। या कोई भी अगर के आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए ना, तो हमको हमारे नंबर पर 9176800345 पर हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
और हमसे ले सकते हैं आप नोट्स, ठीक है। अगला सवाल आता है 118 नंबर क्वेश्चन की, पूछ रहा है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो जो यहाँ पे अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा और ये भी TRE 2 के अंतर्गत में साथियों सवाल आपसे पूछा गया था। अब आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन में। 119 नंबर क्वेश्चन से वो पूछ रहा है कि किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो जो उसका ईंधन होता है उसको कैलोरी मान में यहाँ पे व्यक्त किया जाता है, कितना ईंधन यूज कर रहा है, कितना कैलोरी खा रहा है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा कैलोरी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन, यानी कि धातु के निष्कर्षण में किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है कोक का, पेट्रोलियम का, कोल्टार का। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो कोक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ कोक का पूछ देता है कि अन्य किस उद्योग में काम होता है। तो इसके लिए घरेलू ईंधन में भी इसका यहाँ पे यूज होता है, घरेलू ईंधन में भी इसका यूज होता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे वाटर गैस बोलते हैं ना, जिसको जल गैस भी बोलता है, जल गैस में भी इसका यूज होता है। प्रोड्यूसर गैस में भी यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जो कोक होता है, कोक का जो 98% भाग होता है ये कार्बन का बना होता है, कार्बन का बना होता है। ये सब सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल होता है। तो जो एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल होता है वो कौन सा है, वो है जल। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। जो कैंसिल हुआ था पेपर उसमें ये सवाल पूछा गया था। फिर आता है 122 नंबर सवाल कि लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करता है, किसके यहाँ पे गुण को वो बताता है। तो वो जो है यहाँ पे बेसिक के गुण को बताता है, यहाँ पे क्षार के गुण को बताता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये भी आपका TRE 3 के अंतर्गत में जो पेपर कैंसिल्स हुए थे उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तुलना में। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पे 123 नंबर भी कैंसिल्ड पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो जो यहाँ पे उदासीनीकरण प्रक्रिया का जो यहाँ पे उत्क्रम होता है उसको हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। अम्ल और क्षार जब प्रक्रिया करते हैं तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और वहाँ पे लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा में जल यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा ये दोनों चीज़ों को, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 124 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है 124 में कि पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है। चिपकने वाले बल की कमी के कारण, सतही तनाव के कारण, क्योंकि वे आपस में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पानी और तेल से हल्का होता है। तो नहीं, चिपकने वाले बल की कमी के कारण यहाँ पे, जिसको आसंजक बल कहते हैं, उसके कारण यहाँ पे ये नहीं चिपक पाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। ये आपका देखिएगा कि HM के पेपर में यहाँ पे सवाल पूछा गया था। अगला सवाल, अगला यहाँ से आपका यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। बायोलॉजी को हम यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। SH क्लासेस के साथ में आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।